हाँ भाई, करें शुरू। दो बच्चे गायब है अभी, कोई बात नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो बच्चे गायब थे पिछली बार उन्होंने कर लिया कवर। वो इतने भी नहीं कराए थे, यस सर कह रहा। वो कह रहे दो से भले तीन। बाकी लोगों ने कर लिया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई क्वेश्चन अटका हुआ है तो तुम ये नहीं शुरू करने दोगे अभी? हाँ हाँ बोलो। 10th 6 एक्सरसाइज का ना? हाँ बोलो। 7th भी है। एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में। हाँ 1 बस। हाँ भाई, ये 10th क्वेश्चन है और हम लोगों का टॉपिक चल रहा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से तो डी वाई बाई डी एक्स अकेला होना चाहिए, है ना? तो सबसे पहले हमने करा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 के अपॉन में एक्स प्लस वाई। ठीक है। अब हमने ये बात नोट करी कि जब तक ऊपर एक वैल्यू 1 है तो ये सेपरेट तो हो नहीं सकते, तो क्यों ना इन दोनों को स्वैप, क्या कहते हैं उसे, इन्वर्टेंट नहीं, पता नहीं, इन्वर्टेंडो अल्टरनेंडो ऐसे कुछ कहते थे उसे। दोनों साइड्स को नहीं, कंपोनेंडो तो नहीं, ऐसे उल्टा कर देने को रेसिप्रोकल तो कहते ही हैं। रेशियो प्रोपोर्शन में एक प्रॉपर्टी होती है, दोनों चीजों को ऐसे उल्टा कर देते हैं ना, तो उसको इन्वर्टेंडो अल्टरनेंडो ये भी चीज कुछ कहते थे, याद नहीं आ रहा वो। कंपोनेंडो कहते हैं दोनों तरफ +1 करने को। ठीक है। हालांकि अगर हम उल्टा कर दें तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, उसके हिसाब से। अच्छा नम्रता कह रही अब देखो, अब तो मैं कर दूंगी उसके हिसाब से। इधर इधर किसको भेजूं अब? डी एक्स वाली फॉर्म है ना, तो एक्स वाले को, यानी डी एक्स बाई डी वाई माइनस का एक्स बराबर वाई। तो ये डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, यानी सेकंड वाली फॉर्म हो गई। और उस सेकंड वाली फॉर्म के हिसाब से पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू वाई। आगे भी करूं मैडम? आगे भी करूं? तुम डीवाई बाई डी एक्स में ही उलझ रहे कि नहीं ये इसी में फॉर्म लाएंगे? मैंने कहा नहीं था कि जब तुम्हें लगे कि डीवाई बाई डी एक्स करने पर कोई वैल्यू इधर आ ही नहीं सकती सेपरेट, तो उल्टा का देख लो करके एक बार। उल्टा करते ही समाधान मिल गया। 7th भी मैडम ऐसे ही है क्या? दिखाओ कॉपी दिखाओ। इसे ध्यान नहीं आया ना, दिखाओ कॉपी दिखा। किसी और का तो नहीं 7th अटका हुआ? सब आके के तो एग्जाम चालू हो गए ना, तो पढ़ाई बंद। डीएलएस के होने वाले हैं शुरू 6 से। करें शुरू? मिसलेनियस कर सकते हैं शुरू फिर? चलिए एनसीईआरटी ओपन करिए और सबसे पहले देखें तो मिसलेनियस में शुरुआत करनी पड़ेगी एग्जांपल से। जरा मैडम देखो, नई वाली किताब में क्या सबसे पहला एग्जांपल वो बड़ा सा है, y इक्वल टू c1 e की पावर ax cos bx, ये वाला है। अब देखो भाई, सबके पास किताबें हैं क्या? पीछे किताबें हैं? जोशी तुम्हारे पास है किताब? दक्ष के पास है? यानी पीछे 4 में एक किताब है, तुम दोनों के पास भी है। आरंभिका मैडम दे दो पीछे एक, चलो फिर बाकी सब जगह पर है ना। चलिए देखें, पहला एग्जांपल दिया, एग्जांपल नंबर 24 है हमारी किताब में। अब बोल रहा है वेरीफाई करो ये y इज इक्वल टू, ये बड़ा सा सॉल्यूशन जो है ये सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब तुम मुझे बताओ, हाँ भाई सब बच्चे यहां देखो, हमने वेरीफाई करने वाली एक्सरसाइज कौन सी करी थी? सेकंड वाली, जिसमें हमको y इज इक्वल टू समथिंग दे रखा होता था और हमसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू 5 या फिर समथिंग कुछ लाने को बोलता था। यहां पर एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा याद? अब हमको अगर y की वैल्यू गिवन है तो ये वाली y की वैल्यू हम यहां पुट कर देते थे, फिर डी वाई बाई डी एक्स ढूंढ लेंगे, इससे वो यहां पुट कर देंगे। इसी का जो डी वाई बाई डी एक्स उसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे, उसको यहां पुट कर देंगे। एक्स आ रही है, एक्स ऐसे रहेंगे, सारी वैल्यूज कट कुटा के जो भी इक्वल में होगा वो आ जाएगा। लेकिन सेकंड एक्सरसाइज जो थी एनसीईआरटी की, वो वेरीफाई वाले क्वेश्चंस की ही थी, पर बहुत आसान थी, बहुत आसान थी। मतलब ये मान के चलो 4-4, 5-5 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे थे उसमें, आधे घंटे में पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई, हो सकता है उससे पहले खत्म हो गई हो।
जो भी 14-15 क्वेश्चन थे वो। लेकिन ये अकेला क्वेश्चन कम से कम 15 मिनट खा जाएगा तुम लोगों का, मैं तो कराऊंगा नहीं, मैं तो कराऊंगा ही नहीं। y की वैल्यू दे रखी है, dy बाई डी एक्स निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, थोड़ा काम बड़ा है बस, क्योंकि y की वैल्यू में देखो एक तो है e है और cos है पहले टर्म में, अगले वाली में फिर e है और साइन है, तो यानी पहले वाले हिस्से में प्रोडक्ट टूल लगेगा, दूसरे वाले हिस्से में भी प्रोडक्ट टूल लगेगा सिंगल डेरिवेटिव के अंदर। अब फिर डबल डेरिवेटिव भी है प्रूफ दैट में कहीं, है ना? तो डबल डेरिवेटिव, अब तुम ये देखो, एक से दो बनेंगे टर्म्स, फिर डबल डेरिवेटिव में दो से वो चार बनेंगी, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, और लेंदी क्वेश्चन ही होते हैं जिनमें गलतियां होती हैं। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे क्योंकि हमारा तो बोर्ड भर जाएगा, अब पूरा नहीं होने का ये, इसलिए तुम्हें करना तो खुद ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को। इसमें कुछ डिफिकल्टी वाली चीज नहीं है, बस डेरिवेटिव करे जाना है, करे जाना है, करे जाना है, चेन रूल का सही इस्तेमाल करना है बस, क्योंकि e की पावर में ax है, जब डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर ax का a e की पावर ax आएगा, ऐसी cos bx का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का b साइन bx। डेरिवेटिव करना है, इंटीग्रेशन मत कर देना, अपॉन में मत लगा देना b, तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा खुद ही। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने तो आज तक देखा नहीं बोर्ड में आते हुए, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी का है और मिसलेनियस का है तो रिस्क नहीं ले सकते। आपको पता है ना कि पेपर अगर पूरी एनसीईआरटी से दिया जाए तो फिर मिसलेनियस के क्वेश्चन कोई भी आ सकते हैं उसमें, और पेपर पूरा एनसीईआरटी से दिया जाए तो कोई ये नहीं कह सकता पेपर टफ आया था। लेकिन उन टफ के क्वेश्चंस में ये वाला क्वेश्चन डाल दे एक, तो ये क्वेश्चन आसान होते हुए भी बहुत लेंदी होने के चक्कर में बहुत से बच्चों के ना तो ये खुद पूरा कर पाएंगे इस क्वेश्चन को बच्चे, और इसके चक्कर में और पता नहीं कितने छोड़ेंगे फिर, क्योंकि इसी लगे करेंगे आधे घंटे तक, और आधे घंटे तक इस क्वेश्चन को करने का मतलब अगले पता नहीं कितने छूट जाएंगे उधर से। इसलिए प्रैक्टिस ऐसी करना है इस क्वेश्चन की कि एक बारी में सही होना चाहिए, और अगर लगे कि एक बार करने पर टाइम ज्यादा खराब हो रहा है तो दोबारा करना है एक बार और वो कम टाइम में होना चाहिए पहली बारी से। ठीक है ना? ये अकेला एग्जांपल है जो हम लोग यहाँ पर बोर्ड पे नहीं करेंगे, बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें डिफिकल्ट वाली कोई चीज नहीं है, बस डेरिवेटिव करके वैल्यू पुट करनी है, हम इसे नहीं कर रहे, हम बाकी सारे क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि बाकी कोई भी इतना बड़ा नहीं है। मेरे ख्याल से अगला वाला एग्जांपल आपकी में वो होगा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसके बाद फॉर्मेशन वाला है ना, देखो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हटा दो, वो एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज थी, उसका टॉपिक का क्वेश्चन है, वो तो करना ही नहीं है। ठीक है ना? उसके बाद देखो आपको लॉग दिख रहा होगा, लॉग dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला है तो यानी यहां पे कंडीशन रखी हुई है कुछ, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। अब आप बताओ, हाँ x भी 0 है। अब आप एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन में यानी इस एक्सरसाइज में कहीं पर भी आपको कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब ये नहीं पहचान सकते हम लोग कि ये वेरिएबल सेपरेबल है, ये होमोजीनियस है, या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अपने आप सोचिए और बताइए कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन हो सकता है, अपने आप सोचिए और बताइए। जब तक ये लॉग नहीं हटेगा, सुन रहे हो, जब तक ये लॉग नहीं हटेगा dy और dx अलग अलग नहीं हो सकते। तो लॉग को हटाने वाली प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने एक, बताओ क्या थी? इसके बेस में क्या है? e, तो इसके बेस की पावर में इक्वल वाली वैल्यू यानी 3x प्लस इक्वल्स टू लॉग के साथ में जो भी है, हट गया ना लॉग। अब आप बढ़े ही आराम से एक बार e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y इज इक्वल टू dy बाई dx कर सकते हैं। और अब क्या लगता है कौन से वाली फॉर्म है बताओ? होमोजीनियस, जो लगता है वेरिएबल सेपरेबल है। देखो बुद्धि का इस्तेमाल करते रहो क्योंकि ये मिसलेनियस है। होमोजीनियस क्या सोच के कहा तुमने? इसमें सबकी पावर बराबर दिख रही तुम्हें? मैं फिर कह रहा हूं, देखो मिसलेनियस तभी हम लोग कर पाएंगे जब आपको उन तीनों एक्सरसाइजेस के थोड़ी बहुत यादें दिमाग में होंगी। चाहो तो पेज पलट के एक बार तीनों एक्सरसाइज देख लो कि तीनों में क्या क्या हुआ करता था, अगर पढ़ पढ़ा के ना आ रहे हो तो। मुझे मालूम है कि एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तुम्हारे ऊपर, उस चक्कर में ना तो यहां पढ़ाई होती ना वो अच्छा होता। तुम्हारे खत्म हो गए एग्जाम? नहीं हुए? हो गए? तुम्हारे भी हो गए? गुरुराम राय के चल रहे हैं और डीएलएफ के होने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें फिर करने को? अब
सेपरेट, तो dy ऊपर है तो ये वाला नीचे जाएगा, यानी कि dy नीचे क्या, इसे ऊपर ले जाते हैं एक बारे में, और dx यहां पर, इधर भी इंटीग्रल, इधर भी इंटीग्रल। सही है। dx और dy को तो अपन में लगते नहीं हम लोग, dx और dy तो ऊपर ही रहते हैं, तो वो dy वहीं का वहीं, ये dx ऊपर आ गया बस। अब इसका इंटीग्रेशन e की पावर 3x अपॉन में 3 e की पावर, अब आप यहां से y की वैल्यू निकालना चाहोगे क्या, y इक्वल टू समथिंग ना, मुझे नहीं लगता जरूरत है, वो पुट करते हैं। देखो x की वैल्यू भी 0, y की भी 0, x की 0 यानी 1/3, y की पावर भी 0 यानी 1 माइनस का 4, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/4 कितना आएगा, बिल्कुल 7/12, सी की वैल्यू, वो सी की वैल्यू यहां डालिए और खत्म करें आंसर। तुम लोग एक काम तो कर सकते हो, बस जब यहाँ 7/12 लिखोगे तो अपॉन में 3 4 12 को हटाने के लिए पूरे में 12 से इंटू कर दो ताकि फ्रैक्शन हट जाए क्वेश्चन का, बस ये तो कर सकते हो, लेकिन y की वैल्यू निकालने वाला काम नहीं कर सकते। देखो इसने कहा छोड़ा आंसर, फ्रैक्शन है इसके आंसर में, नहीं है। अरे एक मिनट रुको यार, क्या रहा इसका सी, सी छोड़ो, तुम आंसर बताना। अगर सी की वैल्यू यही वाली पुट कर दूं मैं 7/12, तो यहां पर क्या बनेगा, e की पावर x/3 इज इक्वल टू माइनस का ये, अब मैं 12 से इंटू कर दूं पूरे में, तो यहां पर 4 आ जाएगा ना ऊपर, 4 e की पावर 3x, ये वाली वैल्यू इधर आके प्लस की हो जाएगी ना, 3 e की पावर इज इक्वल टू, अब मैच करो आंसर, ठीक है ना। तो सी पे ध्यान मत दिया करो, हो सकता है इसने वाई धर लिया हो, हमने उधर ले रखा वाई को, इक्वेशन तो सेम आ गई ना बस। सही है, अगला करते हैं। ये था एग्जांपल नंबर 26 है मेरी में, तुम्हारे 25 होगा। 27 देखते हैं, हटाएं इसको, जी अब फुल कपड़े पहन के आना शुरू कर दो, पता नहीं चलेगा कब ठंड लग जाएगी किसी को भी, कन्या हो तुम भी। अब तुम जिस टाइम आओगे ना उस टाइम तो रहेगी गर्मी, लेकिन तुम जिस टाइम जाओगे उस टाइम हल्की हल्की ठंड होनी शुरू हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहो। हटाएं इसको, और हर कोई एक बार तो मौसम में बीमार पड़ ही जाता है, जब मौसम में ट्रांजिशन आता है, तो उससे बचने के लिए मौका ही मत दो ऐसी चीज को। शाम ढलने के बाद जहां भी निकलो तो फुल सीरीज में जाओ ताकि आते हुए ठंड न लगे, दिन ढलने के बाद नहीं, शाम नहीं ढलने के बाद। हटाओ इसे, चलिए जरा उसको पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 27 है, कौन सा है, हाँ, और उस क्वेश्चन को तो तुम देख के पहचान लोगे कौन सी फॉर्म है वो। एग्जाम्पल नंबर 27, जरा बोलोगे मुझे बड़ा सा क्वेश्चन क्या है वो, सौभाग्य जी। ये इसीलिए मैं कहता हूँ खिड़की बंद कर दे, तेरा ध्यान बाइक पे रहेगा, वरना वहां पता नहीं क्या क्या देखता रहेगा उसमें। हाँ भाई, एक्स, हाँ ये कौन सा है, अच्छा ठीक है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ब्रैकेट बंद कर दूं, वो तो देख मैं हूं, मार्कर से लिख रहा होता हूँ, गलतियों ने मिटा देते हैं। कोई बच्चे को बोल रहे हो ना तो जो कॉपी में लिख रहा हो, वो बार बार तुझे क्वेश्चन कि तेरे से क्वेश्चन नहीं पढ़ा जा रहा ठीक, वाई बाई एक्स के बाद में ब्रैकेट बंद कर दूं, एक्स कॉस, हाँ वाई अपॉन एक्स ना, हाँ ठीक है, जैसे यहां पर एंगल ऐसे वहां एंगल है, ठीक है। हाँ भाई, सॉल्व लिखा हुआ करने के लिए। अब आप मुझे सोच के बताओ कि क्या लगता है ये किस फॉर्म का है, तीन पढ़ रखे हमने, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर, किस फॉर्म का क्वेश्चन है ये। जगह जगह हमको y बाई एक्स दिख रहा है, ये रहा y अपॉन एक्स,
और ये रहा वाई अपॉन एक्स। तो किस फॉर्म का हुआ? होमोजीनियस का। और होमोजीनियस में भी वाई अपॉन एक्स वाला हुआ, यानी पहले वाली फॉर्म जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते थे। यानी हमें पूरे क्वेश्चन को डी वाई बाई डी एक्स निकाल के वाई अपॉन एक्स में चेंज करना है। यहां पर कुछ अलग दिख रहे हैं ना, देखो ये अलग अलग। होमोजीनियस में क्या हुआ करता था, अगर क्वेश्चन वाई अपॉन एक्स में है तो फिर हर जगह पे वाई अपॉन एक्स ही होना चाहिए, कहीं पे एक्स पर वाई अकेला नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको क्या लगता है वाई अपॉन एक्स में कैसे आएगा? जब सबको एक्स से डिवाइड कर देंगे तभी तो वाई अपॉन एक्स आएंगे। सब जगह पे एक्स से करते हैं डिवाइड। इसको एक्स से डिवाइड करा दो 1, इसको एक्स से डिवाइड करा दो वाई बाई एक्स। इसको भी एक्स से कर सकता हूं क्या? नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। मैंने इसको किया पूरे को अगर एक्स से डिवाइड, मैं इसको फिर से करूंगा तो दोनों चीजें मल्टीप्लाई में थी, यानी मैं अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर से कर रहा हूं डिवाइड, एक्स से नहीं कर रहा। मैं एक्स स्क्वायर से कर रहा हूं, एक एक्स इसके नीचे भेज दिया, एक इसके नीचे। ऐसे यहां पर भी दो चीजें हैं, ध्यान रखना इस बात का। अगर ये पूरी प्लस माइनस में एक ही टर्म होती है यहां तक तो एक्स काफी होता है अकेला। ये दो टर्म्स हैं, देखो एक मल्टीप्लाई ये रही, एक मल्टीप्लाई ये रही, यानी एक्स स्क्वायर से यहां किया डिवाइड, एक्स स्क्वायर से यहां किया। तो ये वाली टर्म एक बार इसके नीचे आया तो क्या बनेगी वो? डी वाई माइनस, ठीक है जी। ये क्या बनेगा? वाई बाई एक्स इज इक्वल टू, इसको पूरे को भी एक्स स्क्वायर से किया होगा, एक एक्स यहां आ जाएगा, एक एक्स यहां आएगा। जब यहां आएगा एक्स तो वाई बाई एक्स डी एक्स प्लस डी वाई। और जब इसके नीचे आएगा एक एक्स तो इससे कट जाएगा ना वो, यहां बचेगा केवल कॉस में वाई बाई एक्स। बोलिए, अब ये क्या पूरा क्वेश्चन वाई अपॉन एक्स में चेंज हो गया है? अब तो नहीं लग रहा हमें कहीं डाउट कि कोई एक्स या कोई वाई अकेला पड़ा हुआ है? नहीं। तो अब क्योंकि हमने सारे वाई अपॉन एक्स इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन अभी एक समस्या है कि डी वाई बाई डी एक्स इकट्ठे नहीं करे अभी, हमें डी वाई बाई डी एक्स भी इकट्ठा करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? एक बार इसको इसके साथ एक, क्योंकि देखो यहां पर है डी एक्स डी वाई, इसके इंटू में ये भी है। जब तक ये सारे प्लस माइनस में नहीं आएंगे, ये सारे प्लस माइनस में नहीं, हम नहीं कर पाएंगे वो काम। तो इसकी इंटू इन दोनों में करो, इसकी इंटू इन दोनों में करो, फिर यहां भी आएंगी दो टर्म्स, यहां भी आएंगे दो टर्म, उन चार टर्म के डी वाई वाले एक तरफ, डी एक्स वाले एक तरफ, तब कॉमन लेके डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। मिसलेनियस का क्वेश्चन है, थोड़ा तो मेहनत करवाएगा ही। समझ में आ रहा है? मेहनत हो रही है, अलग क्वेश्चन है, करिए इंटू। चलिए, ये वाई अपॉन एक्स साइन वाई की इसमें करेंगे तो क्या आएगा? इस पूरे की डी वाई में करेंगे तो ये के साथ में डी वाई आ जाएगा बस एक, वाई अपॉन एक्स साइन वाई बाई एक्स डी वाई। अब इसी पूरे की इससे करेंगे तो वाई बाई एक्स का स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स और डी एक्स, सही है, इज इक्वल टू, यहां पर करें इसकी तो वाई बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स डी एक्स, इसकी डी वाई की करी तो कॉस के साथ में वाई बाई एक्स डी वाई लो। ये हो गए सारे अलग अलग। अब क्या करना चाहिए? डी वाई वाले एक तरफ और डी एक्स वाले एक तरफ, ये डी वाई है और यहां है डी वाई, तो डी वाई वाले को इधर माइनस में ले आओ और उन दोनों का डी वाई कॉमन लिया तो यहां बचेगा वाई बाई एक्स साइन वाई बाई एक्स, है ना। और ये वाला लेफ्ट में आया होगा माइनस का कॉस वाई बाई एक्स। बोलिए, यहां तक कोई समस्या? डी वाई वाले इकट्ठे हो चुके हैं, अब यही काम उधर भी कर देंगे, इसे उधर भेजते हैं और उनके डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। ये वाला पहले से रहेगा यहां पर वाई बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स, ये रहा, और ये वाली वैल्यू उधर गई तो प्लस की हो जाएगी वाई बाई एक्स का स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स, हाँ है ना। अब इस dx को नीचे लाते हैं और इस पूरी वैल्यू को उधर नीचे ले जाते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स मिल गया हमको। थोड़ा बड़ा हो गया ना क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ही। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई, वो पूरी वैल्यू पहले वाई बाई एक्स, एक मिनट रुको यार, वाई बाई एक्स यहां नहीं है, छोड़ो, प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर
मैं सोच रहा था क्या पता कट जाए, कुछ ऊपर नीचे कॉमन लेके। ये उधर वाली वैल्यू हो गई, वाई बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई इसका। भाई तुम भी चेक करते रहना, कुछ यहाँ भगदड़ के चक्कर में उतारना भूल जाऊं। अपॉन में ये वाई बाई एक्स साइन वाई बाई एक्स माइनस का कॉस वाई बाई एक्स, ये आया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। पूरे क्वेश्चन में हर जगह वाई अपॉन एक्स ही है। अब क्या करते थे हम, क्या वी वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी, यानी वाई इक्वल टू वी एक्स, है ना। तो हम लोग पुट करते थे y को vx, जिससे कि y अपॉन एक्स जहां जहां होगा उसकी वैल्यू v आ जाएगी। v cos v प्लस v का स्क्वायर साइन v अपॉन में v साइन v माइनस cos v, ऐसी ऐसी वैल्यू बनेंगी। मेरे ख्याल से वीडियो में नीचे जगह तो नहीं होगी, देखो ये तो फ्रैक्शन है, आ जाएगा। ठीक है चलो, और यहां पर क्या बनता था बताओगे, यहां पर भी तो y की वैल्यू पुट करनी पड़ती थी, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, दिख रहा है देखो वीडियो में दिख रहा है, इज इक्वल टू ये बना v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v, अब पूरे के अपॉन में v साइन v माइनस cos v। ठीक है जी। अब कैसे सॉल्व करते थे इसको हम, इस v को उधर माइनस पे ले आते थे। अब तो तुम्हारा फेवरेट काम आ गया, एलसीएम। इसको उधर ले जाओ और एलसीएम लो, क्या होना चाहिए फिर, कोई नहीं, ये उधर जाके कोई एक वैल्यू कटनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली एक वैल्यू कट जाती है एलसीएम लेने पर, अक्सर तो कटती है, किसी के क्वेश्चन में ना कटे तो कुछ कर नहीं सकते। इस वी को उधर भेजिए और बताएं क्या बचेगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस वी प्लस का वी स्क्वायर साइन वी। जब ये गया होगा माइनस में वी, तो वी स्क्वायर साइन वी आएगा यहां पर माइनस का, और प्लस का आ जाएगा वी कॉस वी, और अपॉन में चल रहा है वी साइन वी माइनस का कॉस वी। तो वी स्क्वायर साइन वी से वी स्क्वायर साइन वी कैंसिल, सहमत है सब बच्चे। तो बच्चा केवल वी कॉस वी प्लस वी कॉस वी, यानी टू वी कॉस वी अपॉन में ये। अब हम करेंगे वेरिएबल्स को सेपरेट, यानी वी वाले एक तरफ और एक्स वाले एक तरफ, करिए, हमारे तो जगह बची नहीं अब जी। देखिए क्या बचा, एक्स डी वी बाई डी एक्स टू वी कॉस वी अपॉन में वी साइन वी माइनस कॉस वी। अब हमने किए वेरिएबल सेपरेट, तो ये गया ऊपर यहां पर वी साइन वी माइनस का कॉस वी अपॉन में टू वी कॉस वी डी वी, इधर बचा डी एक्स बाई एक्स। क्या सहमत है सब लोग। फिर क्या करते थे, इंटीग्रेट, क्योंकि हमने एक्स और वी वाले अलग अलग कर दिए हैं। और इंटीग्रेट कैसे करते थे, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे। आज ध्यान तुम्हें देख के, ऊपर दो वैल्यू हैं, नीचे एक है, तो सेपरेट करके काम चलना चाहिए। जब ये अपॉन ये करेंगे तो 1/2 बाहर, वी से वी कट गया होगा, साइन वी अपॉन कॉस वी, टेन वी बचा होगा। और जब ये अपॉन ये करा होगा तो 1/2, साथ में बस वी बचा होगा 1 में, और इधर dx बाई एक्स चल रहा है। अब देखो ये भी लॉग में आएगा, ये भी लॉग में आएगा, वो भी लॉग में आएगा, तो सी भी फिर लॉग में ही आएगा। टेन वी का इंटीग्रेशन लॉग सेक वी। और एक काम करते हैं यार, आसान करने के लिए क्वेश्चन को, रुको, ये 1/2 यहां से हटा के ना हम उधर 2 में भेज देते हैं, क्योंकि पता है ये 1/2 यहां रहेगा ना, तो जो लॉग सेक वी आएगा उसके ऊपर रूट लग जाएगा बिना बात का, एक लॉग की पावर में जाएगा ना 1/2, उसे रूट लगाने से अच्छा तो हम यहां पर 2 कर लेना, वो ज्यादा आसान है। एक्स का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर तो लॉग के साथ में बजाय रूट से, तो लॉग सेक वी माइनस लॉग वी इज इक्वल टू 2x प्लस का लॉग सी। लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इकट्ठे करें इनको, ये क्या बनेगा,
ये डिवाइड में आएगी लॉग की प्रॉपर्टी, वो मल्टीप्लाई में आएगी, वो 2 चला जाएगा पावर में उसके। अब y v की वैल्यू डाल दें, y बाई एक्स, लॉग तो हट चुका, ठीक है। तो y अपॉन एक्स ये बन जाएगा x sec y बाई एक्स, अपॉन में आएगा यहां पर एक y, वो चला गया यहां पर, एक x से एक x कैंसिल, तो sec y बाई एक्स इज इक्वल टू x इंटू वाई इंटू सी। ये आ रही मेरे सिंप्लीफाइड फॉर्म। आप चाहो तो एक काम कर लो कि इस sec को 1 अपॉन कॉस लिख लो, और वो कॉस चला जाएगा फिर यहां पर, क्या आएगा फिर x इंटू वाई इंटू कॉस y बाई एक्स इज इक्वल टू सी, क्योंकि जो यहां का c होगा फिर से हम इधर लाएंगे 1 अपॉन सी में, और 1 अपॉन सी को एक नया कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो और अगर लास्ट में मैं फाइनल आंसर लिखूं तो मैं लिखूंगा x इंटू वाई इंटू कॉस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी। या तो मैं यहां छोड़ दूंगा और या फिर यहां छोड़ूंगा आंसर को। अब पता नहीं किताब में कहां छोड़ा, देखो जरा, पेंसिल, कि पेंसिल लिखने का मन नहीं कर रहा किताब में। अच्छा, किताब में लिखी क्यों रही लेकिन, अच्छा ये वाला आंसर भी लिख रही किताब में, अच्छा जी ठीक है भाई। अब चाहे यहां छोड़ो या चाहे यहां छोड़ो, आपकी इच्छा। मिसलेनियस के क्वेश्चन में तो बढ़िया तो होंगे ही होंगे, 1.5 पेज तो भर गया होगा इसमें भी, आ जाए। शगुन प्रणव तुम्हारा हो गया, मिटा दे वाला, हो गया। चलिए, ये 27 था, 28 एग्जाम्पल है क्या, पढ़ के बताओ, सब लोग पढ़ो एक बार। क्या क्वेश्चन को जो 28वें नंबर पे एग्जाम्पल, उसको देख के आप पता लगा पा रहे हैं कि ये किस फॉर्म का होना चाहिए बिना सॉल्यूशन को देखे। देखो, अगर आपको तुरंत देख के लगता है कि एक्स वाले एक तरफ और वाई वाले एक तरफ हो रहे हैं, तो वो तो वेरिएबल सेपरेबल है, जो कि वो है नहीं क्वेश्चन। अच्छा, एक जगह टेन इनवर्स दिख रहा है, एक जगह एक्स वाई दिख रहे हैं, तो ये होमोजीनस भी नहीं हो सकता। होमोजीनस में नॉर्मली हमको एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब और वाई क्यूब सारे अलग अलग मिलते हैं प्लस माइनस में, और टेन इनवर्स और ई की पावर टाइप नहीं मिलता होमोजीनस में, तो ये होमोजीनस भी नहीं है। तो ले देके बचा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब डिसाइड ये करना है कि उसमें डी वाई अपॉन डी एक्स वाली फॉर्म है या डी एक्स अपॉन डी वाई। तो पहले क्वेश्चन में आप लोग मुंह जबानी क्या डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल सकते हैं बिना लिखे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। अब या तो देखो, मैं दोनों चीजें निकाल के दिखाता हूं इसमें, डी वाई बाई डी एक्स भी और डी एक्स अपॉन डी वाई भी, दोनों चीजें सोचते हैं। अगर हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला होता तो ये वाली वैल्यू ऊपर रहती और टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स नीचे आता, एक ऑप्शन। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स ऊपर चला गया और 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे आ गया। अब आप लोग सोचिए, जिसने किताब में ना देखा हो वही जवाब देना, जिसने किताब में देख लिया हो बिल्कुल चुप रहना। अब आप ये सोचो कि हम लोग टेन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव जानते हैं कि उसमें 1 प्लस वाई स्क्वायर आ सकता है, लेकिन वो टेन इनवर्स वाई नीचे लें, डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, क्योंकि टेन इनवर्स वाई के डेरिवेटिव में 1 अपॉन होता है 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव केवल ये नहीं होता जो हम इसको टी मान लेंगे टी मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखिए, अगर तो देखो ये ऊपर है और इसका डेरिवेटिव करें अगर, तो 1 अपॉन में ये आ सकता है। एक और स्टेप दिखाऊं करके दोनों में, देखो एक बार क्या हो सकता है, डी वाई बाई डी एक्स 1 के अपॉन में ये पूरा आएगा अगर सेपरेट करा तो, और एक बार वाई स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा। सही है, यहां पे दिखाते हैं अगर सेपरेट करें तो टेन इनवर्स वाई के अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा एक ऑप्शन, और एक बार एक्स के अपॉन में आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये दो ऑप्शन है फिर से आपके सामने। अब बताओ, इस वाले ऑप्शन में हमारे पास 1 के अपॉन में एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, हम कैसे इसे ऑपरेट करेंगे। हम चाह के भी एक्स वाई दोनों को इकट्ठे सॉल्व कर नहीं पाएंगे, जबकि यहां पर क्या हुआ, डी एक्स अपॉन डी वाई के साथ में बताया लीनियर वाली में एक्स ऊपर है, तो ये एक्स वाले टर्म को हम अगर ले आए तो देखें जरा, प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस
इनटू में x इज इक्वल टू ये ऐसे क्या ऐसा। अब देखो क्या ये dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल्स टू q वाली फॉर्म आ गई नहीं आ गई। ये p और q दोनों सेम वेरिएबल में, जिसने वीडियो देखी होगी जो क्लास में थे उन्हें मैंने बोला था ये p और q या तो दोनों सेम वेरिएबल के होंगे या फिर दोनों में से कोई एक कांस्टेंट हो सकता है। ये दोनों ही देखो y में है, तो ये सही चल रही है अभी, ये सही लग रहा है ये वाली। ये dx अपॉन dy प्लस का px बराबर q वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। इसको सॉल्व कैसे करना है वो तो आप लोग कर सकते हैं। अब तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन ऐसे वाले ही आते हैं एग्जाम में अगर आए तो, जिसमें बच्चों को dy बाई डी एक्स या फिर dx अपॉन dy निकाल के खुद जज करना पड़ेगा कौन सी वाली फॉर्म बनती दिख रही है। ओके 29 एग्जाम्पल भी है, मिटाएं इसको। अब सॉल्व अपने आप करना, आधा पेज छोड़ दो, आधे में तो हो जाएगा शायद। चलिए जी एक्सरसाइज पे आ जाए। अब एक्सरसाइज की शुरुआत होती है ऑर्डर और डिग्री से, छोड़ दो खुद करना मतलब। सेकंड क्वेश्चन की शुरुआत होती है वेरीफाई वालों से, जिसमें हमें y की वैल्यूज दे रखी हैं और फिर आगे प्रूव दैट वाले हैं सारे। ये भी तुम्हें खुद ही करने पड़ेंगे। देखो कौन क्वेश्चन लग रहा है तुम्हें इसमें, मतलब सेकंड वाले का कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो कि तुम कह सको कि ना भाई ना हमारे बस का तो है नहीं। वैसे तो सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान ना दो मेरे हिसाब से। अरे मैडम आपकी किताब में कितने क्वेश्चन नजर बताओ देख के? 15 और हमारी में 18। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन मुझे कराने हैं क्लास में वो एक तो है, देखो फोर्थ पे थे, थर्ड पे थे, पहले ही कट लगा दो। थर्ड तो हटा ही हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड एक्सरसाइज वाला है। मेरे हिसाब से मैं कराऊंगा फोर्थ क्वेश्चन, है ना, पुरानी वाली किताब का। नई वाली का थर्ड होगा वो। उधर नॉक करो उन्हें, उन्हें दो मेरे हिसाब से। हाँ प्रूव दैट वाला वो। और मेरे हिसाब से मैं कराऊंगा 7वां क्वेश्चन, शो दैट जनरल सॉल्यूशन लिखा है इस पे, ठीक है ना। मेरे हिसाब से मैं कराऊंगा तुम्हें 12वां क्वेश्चन, जिसमें ई की पावर में माइनस का टू रूट एक्स दिख रहा है, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से मैं तुम्हें कराऊंगा 15वां क्वेश्चन, जिसमें लिखा है पॉपुलेशन वाला। थोड़े दिन पहले हमने बैक्टीरिया वाला किया था, बैक्टीरिया इन ए कल्चर डबल्स एवरी आवर, ऐसा कुछ लिखा था। तो वही क्वेश्चन तो ये वाला है। अरे डबल्स था और यहाँ पे था, हमने पढ़ा था एक, अभी तो किया था हमने कल्चर वाला। पीछे पेज पलटो, एक्सरसाइज खोलो तुम लोग, थर्ड। 4 में तो नहीं है मेरी में। अच्छा मेरी में एक्सरसाइज थोड़ी आगे पीछे है। कल्चर वाला क्वेश्चन मुझे ध्यान है, कल्चर वाला था एक 10 लाख और फिर 10% बढ़ के हो गए थे कुछ 3 घंटे में समथिंग कुछ मिला। हाँ मिला तुम्हें। तो ये पॉपुलेशन वाला कैसे कट सकता है, क्योंकि ये भी वही क्वेश्चन है, इन्हें पता ही नहीं कुछ क्या चल रहा है। हाँ तो हम ये करेंगे पॉपुलेशन वाला, ठीक है ना। बस तो मेरे हिसाब से 4 क्वेश्चन कराने हैं मैंने इसमें। तो हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं पुरानी किताब का फोर्थ क्वेश्चन और नई वाली का थर्ड, है ना वो नई वाली में। बोलो नंबर डालेंगे हम लोग फोर्थ पुरानी वाली के हिसाब से। क्वेश्चन देखा तुमने क्या कह रहा है, प्रूव दैट। हाँ अच्छा रुको एक मिनट रुको, ये प्रूव दैट वाली चीज आपको नहीं लगता 2 तरीके से हो सकती है। हमसे बोला कि प्रूव करो, एक ही क्वेश्चन दे दी हमको, हमको एक ही क्वेश्चन दे दी कि ये जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। बात समझ में आ रही है। तो अब हम इस इक्वेशन से जो हमें दी हुई है वाई की फॉर्म में, डी वाई बाई डी एक्स डबल डेरिवेटिव जो भी है डिफरेंशियल इक्वेशन में है, हम पुट कर दें, एल इज इक्वल टू आर जैसे ले आए, जैसे वेरीफाई में कर रहे थे। एक तरीका तो ये है, यानी कि इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन तक जाने के लिए डेरिवेटिव करने पड़ेंगे, और हमने एल इज इक्वल टू आर जैसे लिया है अगर, तो हो जाएगा सॉल्यूशन वो इसका। एक ऑप्शन हुआ कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें और ये ले आए। डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रेशन करना पड़ता है एक्स वाई इधर करके, फिर ये इक्वेशन आ सकती है। बात समझ में आ रही है।
दो तरीके हैं करने के, इसको भी और सेवंथ वाले को भी। तो हम दोनों में डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके चल रहे हैं और इंटीग्रेशन करके वो इक्वेशन लाएंगे दोनों में ही, ठीक है। लेकिन दोनों को दोनों तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो तुम मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलो सीधे इसकी, एक्स क्यूब माइनस, हाँ 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 हाँ, बोल आगे बोल। 3x² 3x y, हाँ देखो dy/dx, देखो यही तो आएगा उससे, जो इक्वेशन लिखी है वहां से dy/dx निकालो तो यही आना चाहिए। अब पहचानो इसकी कौन सी फॉर्म है ये, होमोजीनियस। देखो x की पावर 3, यहाँ पर दोनों मिलके पावर 3, यहाँ अकेले की पावर 3 है, या दोनों की पावर मिलके 3, हो गया होमोजीनियस। तो होमोजीनियस में y की वैल्यू vx डाल दे डायरेक्ट। हमें प्रूव तो करने को कहा नहीं कि पहले प्रूव करो होमोजीनियस है और ये और वो, जो हम दिखाएं पूरे को y/x में करके, हमें dy/dx मिल ही चुका है। पुट करते हैं y = vx। एक आंख अपनी आंसर पर रखना जो लाना है, क्योंकि इस बार जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेशन करेंगे ना दोनों तरफ, तो एडी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा वो लाने के लिए। इस बार अपनी मर्जी से कहीं छोड़ नहीं सकते आंसर को बीच में। बात समझ में आ रही है? प्रूव दैट वालों में तो आंसर लाके दिखाना पड़ेगा पूरा। तो इस बार पक्का है कि कांस्टेंट हो, कभी 1/c को a लिखेंगे, 1/ ऐसे करके करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। चलिए y की वैल्यू vx डालें तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? x³ पे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। y की वैल्यू vx डालें तो ये 3v², x³ नहीं बन जाना चाहिए, चेक करो। y में v² x² आएगा और एक x पहले से था तो क्यूब बन जाना चाहिए ना x का। ऊपर x³ कॉमन है, देखो नीचे से भी x³ आने वाला है अभी। चलिए ये y की वैल्यू डाली तो यहाँ पर v³ x³ माइनस 3x³ v, इधर आया d, नहीं इधर आएगा v प्लस x dv/dx। तो क्या ऊपर से x³ और नीचे x³ कॉमन लेके कट जाएंगे, तो बचा क्या हमारा x कॉमन ही तो आ रहा लेकिन कटेगा नहीं ना। x dv/dx यहाँ बचा 1 माइनस 3v² अपॉन v³ माइनस 3v, और जो यहाँ का v था उसे धर लिया आया मैं माइनस में। बताइए, ऊपर नीचे कॉमन लेके x³ काट दिया तो 1 बचा, 3v² बचा, v³ बचा और 3v बचा, बस सही है। तो गलती से बता देना, शॉर्टकट मार रहा हूं। अब एलसीएम ले लें, कुछ कटेगा क्या? यहाँ v की पावर 4 3v, हाँ ठीक है, 3v² कट रहा है एलसीएम लेने पे इस बार। x dv/dx थोड़ा जी सदन लग रहा है आज, है भाई? एक छुट्टी के बाद अगर वो टॉपिक, हालांकि अगर आज सारे क्वेश्चन केवल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ही हो रहे होते तो पक्का तुम्हें अजीब सा लग रहा होता। मैक्सिमम क्वेश्चन तो होमोजेनस के चल रहे हैं आज, तो इतना अजीब सा नहीं लगेगा, ठीक है। एलसीएम लें तो क्या बचेगा, 1 4 अपॉन v³ माइनस 3v, 3v² कट गए। अब हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, तो ये v³ माइनस 3v गया ऊपर, साथ में dv और अपॉन में 1 माइनस v की पावर 4 इज इक्वल में क्या बचा? अब बताओ, अब आया नंबर इंटीग्रेशन का, तो कैसे कर सकते हैं? कुर्सी चाहिए? ले, हाँ इसी तरह रख ले सामान को। अबे 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 अबे, कैसे कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन, आ रहा है कोई ध्यान में? ये सारा काम तो चलो कर लिया हमने। अब ये छोटा तो क्वेश्चन छोटा, ये बड़ा तो क्वेश्चन बड़ा। तो क्या होता है वो पार्शियल फ्रैक्शन, जिसमें ऊपर पावर छोटी नीचे पावर बड़ी होती है, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन होता है। लेकिन यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं पार्शियल फ्रैक्शन के अलावा भी कर सकता हूं इसमें कुछ आसान। पहले तो मैं क्या सोच रहा हूं, इसे ना, इसे इन दोनों को, नीचे वालों को ऐसे कर लूं। ये अटपटा सा लग रहा है पावर बड़ी वाली माइनस में। अगर इसे ऐसे कर लूं तो एक माइनस आ जाएगा यहां बाहर,
और वो माइनस यहाँ अकेले के पास भेज देंगे। कर दूं क्या? या क्या कहते हो, हमें ध्यान नहीं आने का, ऐसा मत करो। फिर ऐसे ही करूंगा जैसे तुम चल रहा है, चलता रहेगा क्वेश्चन। फिर जैसे यहाँ देखो, ऊपर पावर बड़ी वाली प्लस की है ना, नीचे भी मैं चाह रहा हूँ ऐसे बड़ी वाली पावर प्लस की हो जाए अगर, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो यहाँ चला जाएगा -1। सही है। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि ना v क्यूब के नीचे कर दूं एक बार ऐसे सेपरेट, और 3v के नीचे भी कर दो सेपरेट। बताओ कोई फायदा इससे? अब इंटीग्रेशन, ये t है तो वो dt है, ये भी t है तो ये dt है क्या? इसका भी तो बोलना, एक का बोल के काम थोड़ी चलेगा, क्वेश्चन तो पूरा करना पड़ेगा। अब v क्यूब चाहिए ऊपर। अरे तो v स्क्वायर को t ले लो, v स्क्वायर को t ले लो तो वो dt बन जाएगा, और नीचे स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले, वो जो अपन वाले स्क्वायर थे। मैं तो बताना ही बेकार है, सारा बता दिया तब भी ध्यान नहीं आ रहा। एक ही बार सेपरेट करके इसको एज इट इज टी लो, करो, नीचे वाले को टी लो इसमें, और इसमें वी स्क्वायर को एम लो, अलग अलग, जल्दी से करो। वैसे मुझे लगता है मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि प्रूफ करना है ना, तिकड़म तो बढ़ानी पड़ेंगी। अभी इसको टी लिया पूरे को, तो ये डी टी, क्वेश्चन बनेगा डी टी बाई 4, 1/4 लॉग ये माइनस, इसमें v स्क्वायर को टी लिया तो ये 2v dv, यानी 3/2 ये वाला। अब v dv dt, dt बाई टी स्क्वायर -1, 1 में टी स्क्वायर -1 का क्या होता था फॉर्मूला? 1/x² - a² वाला, 1/2a। टेप लो किताबों से, टेप लो, अभी भी टाइम है। क्या कह रहे सर, सेकंड पार्ट में नहीं है फॉर्मूला ये वाले? कॉपी में होगा, किसकी कॉपी चल रही होगी सेम। तो 1/x² - a² का फॉर्मूला, 1/2a लॉग, आगे क्या था? x माइनस से था ऊपर पक्का, x माइनस ए, x क्या है यहाँ पर? t, v स्क्वायर को माना हुआ था ना हमने, तो v स्क्वायर -1/v² +1 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का log x और प्लस का log c, सब चीज log में थी ना, इज log। सही है। अब ये देख लो, इतनी बड़ी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके, वो बड़ा सा लाना है, वैसे तो छोटा तो वो भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल अलग अलग चल रहा है साहब, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने सीट बेल्ट बांध के रखे, अभी जादू होने वाले हैं, पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं आएगा, तो पूरी तिगड़म बढ़ानी पड़ेगी प्रूव दैट में हमको। चलिए करें शुरू। अब क्या होना चाहिए आपके सामने, देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, क्या मैं इस 4 को 1/4 को इसकी पावर में चढ़ाऊं लॉग की? यह आसान है कि ये दोनों 4 हम यहां भेज दें, आसान है ना, यहां बजाय 1/4 करने की उधर 4 भेज देते हैं, ठीक है ना। और यहां पे क्या बचेगा, लॉग या माइनस लॉग भी लगा दें। देखो एक बात, लॉग ए ये तो अकेला हो जाएगा 4 को उधर भेजने से, लेकिन ये वाला 4 भेजने से ये लॉग अकेला नहीं होगा, इस 3 को हमें क्यूब में भेजना पड़ेगा पावर में, है ना। तो यहां पे बचेगा क्या, लॉग v की पावर 4 - 1 ये अपॉन, क्यों भाई, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए अपॉन बी आना चाहिए ना, और ये 3 चला गया होगा इस पूरे की पावर में, तो ये पूरी पावर अपॉन में आएगी अगर, तो v स्क्वायर -1 का क्यूब यहां आएगा, और v स्क्वायर +1 का क्यूब ऊपर जाना चाहिए, बताओ है ना। ये 3 जो है इस पूरे की पावर में जाएगा यहां पर, और ये वाली वैल्यू जब इसके अपॉन में आएगी तो ये तो यहीं रह जाएगा, और ये और नीचे से घूम के ऊपर चला जाएगा, एक स्टेप गायब किया बस वो पावर को उधर दिखाने वाला। और इधर क्या आएगा, ये 4 और ये 4 गए यहां पर, इसके पास भी 4 आ जाएगा, इसके पास भी 4, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो कांस्टेंट सी का सी रहने वाला है। यहां पे क्या बन जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी है ना, ये लॉग ए, यानी कि लॉग में सी अपॉन एक्स और उसकी पावर 4, सी की पावर 4 तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है होने की, हालांकि 4 यहां भी आया होगा, लेकिन वो सी की पावर में जाएगा, उसको सी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो यहां पे पावर 4 आया होगा वो ऊपर भेजा होगा हमने,
बोलिए, यहां तक कोई समस्या? अब इसी बहाने कम से कम लॉग तो हट गए, लॉग हट चुके हैं। अब पूरे क्वेश्चन में v की वैल्यू y अपॉन एक्स डालते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और जो आंसर लिखा है वो लेके आते हैं। कोई उम्मीद लग रही किसी को? कुछ कट रही है? देखो यहां पर अगर इसे v की पावर 4 - 1 को क्या लिख सकते हैं बताओ? वी स्क्वायर -1 वी स्क्वायर +1। तो एक वी स्क्वायर -1 इससे कट नहीं जाएगा, और जो एक वी स्क्वायर +1 बचेगा वो इसके साथ पावर 4 कर देगा। नहीं, दोबारा बोलूं क्या? बोल दो एक बार। आ गया? आ गया, ठीक है। तो यही एक लास्ट स्टेप और लिखता हूं यहां पर। लॉग तो हट गए होंगे, क्या बचा यहां पर? वी स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगी और नीचे पावर हो जाएगी 2, और इधर बचा सी अपॉन में एक्स की पावर 4। अब मुझे एक चीज समझ में आ रही, बजाय पहले v की वैल्यू y अपॉन एक्स डालें, क्यों ना हम चारों तरफ पावर 1/4 कर दें। ये हट जाएगी पावर, ये पावर हट जाएगी, इसकी 1/2 आ जाएगी लेकिन पावर ना। चलो पहले वैल्यू डालते हैं फिर देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो फिर तो बाद में भी हो जाएगा काम। इसकी वैल्यू v की y अपॉन एक्स क्या आएगा बताओ यहाँ? लेकिन ये मेरा मन नहीं मान रहा, दिखाओ जरा क्वेश्चन, रूट है क्वेश्चन में कहीं? फोर्थ कर रहे हैं ना हम, एक काम करते हैं चलो, अगर मैं सबकी पावर 1/4 करूं यानी फोर्थ रूट लूं, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, इसकी पावर 1/2 आ जाएगी, रूट आएगा वो परेशान करेगा। तो एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट तो कर सकते हैं, पावर हल्की करने के लिए फोर्थ रूट ना करें, स्क्वायर रूट ही कर लें। कम से कम पावर यहाँ पे 2 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, इसकी तो टेंशन ही नहीं, और यहाँ हट जाएगी पावर, कुछ तो आसान हो जाएगा। ठीक है ना? बताइए, यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या बना ये? वी स्क्वायर +1 की पावर 2, उसके इंटू में क्या आ जाएगा? एक्स का स्क्वायर, और यहां पर सी बचा, उसके इंटू में वी स्क्वायर -1 की पावर कुछ भी नहीं। अब तो फिर भी इससे आसान लग रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने। अब डालते हैं वैल्यू, ठीक है जी। यहाँ पे y की वैल्यू डाली, v की वैल्यू y² / x² + 1 का स्क्वायर इंटू x², यहां भी डाली तो y² अपॉन ये। बोलिए, लग रहा है कि आंसर आता हुआ? किसी को लग रहा है कि आंसर आ रहा है? मुझे तो लग रहा है आंसर आ रहा है। सी की कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, इसलिए लग रहा है। यहां पर एलसीएम लू अगर तो क्या आएगा देखो, का स्क्वायर अपॉन में कितनी रहेगी पावर? 4, और एक x² यहां भी है, सी के इंटू में यहां भी लो एलसीएम, y² - x² अपॉन x²। तो इस स्क्वायर से यहां पावर 2 कम हो गई, अब फिर x² से ये कट गई, तो ले देखिए बच्चा हमारा y² + x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी के इंटू में y² - x²। मैच करो, ये उल्टा मतलब बस, ये प्लस वाले का होल स्क्वायर है कि नहीं है? अब माइनस वाला ऐसे ही है, मतलब ये ऐसे है, तो क्या लगता है आया कि नहीं आया आंसर? बताओ कैसे आएगा फिर? तुम कह रहे हो ये सी यहां पर है और ये दोनों ऐसे हैं, क्या करना चाहिए कि आंसर आ जाए? फिर सी का ऑपरेशन कर दो ना, कुछ कहते तो वैसे भी नहीं है। यहां से माइनस कॉमन लो ताकि ये ऐसे हो जाए, यहां बचेगा -c, उस -c को इधर ले आओ 1/, में तो 1/ माइनस के सी को नया ए मान लो, नया कांस्टेंट है, आ गया आंसर। मैंने बोला ना सी का तो कुछ भी कर लो बेचारा। कटा? देखिए यहां पावर 4 थी, इसका स्क्वायर होगा ना तो 4 ही तो आएगी, दो से 2 कटी पहले और इन 2 से 2 कट गया। ये कैसे करा? बस इसकी वैल्यू खोल दी थी ना हमने। बोलो भाई आया आंसर? थोड़ी तिकड़म बढ़ानी पड़ी ना, नीचे लिख देना वेयर ए या सी जो भी तुमने लिया इज इक्वल टू माइनस का 1/c। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा ये। जितना ज्यादा इस क्वेश्चन में बड़ी बड़ी वैल्यू थी, जैसे पहला काम यहाँ पे किया था हमने 4 को उधर भेजने का, आसान हो गया था। फिर बड़ी बड़ी पावर 4 में आ रही थी, उन्हें छोटा करने की कोशिश करी। जितना ज्यादा आप लोग इन चीजों को सोचोगे ना, उतना एंड में आंसर लाना आसान हो जाएगा। एंड में आंसर की पावर बहुत बड़ी बड़ी होंगी अगर,
तो घूमते रह जाओगे, घूमते रह जाओगे। और ये क्वेश्चन तो ऐसा है, ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि बहुत से बच्चों से होगा ही नहीं पहली बारी में। तुम घर जाके, मैंने तो करा दिया एक बार तुम्हें, अब घर जाके तुम लोग फिर से एक बार इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना और देखना पहली बारी में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, हो सके तो ये तरकीबें ध्यान रखना बस, 4 को उधर भेजने वाली और पावर छोटी करने वाली। ओके, मिटाया जाए। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब फोर्थ के बाद हम लोग करेंगे 7। पढ़िए, वो भी कुछ कुछ इसी टाइप का है। अभी तो बताया यहां से माइनस कॉमन लेना इधर वाले से, तो उल्टी जाएंगी वैल्यू ऐसे करके, और बाहर आ जाएगा माइनस का सी। माइनस कॉमन ले लेगी तो यहाँ माइनस लगा लेना यहाँ पर एक, ठीक है। तो सीधा कर ले, जैसे यहाँ है वैसे यहाँ लिखा हुआ है। और मुझे ये बताओ क्या लिखा है 7th में, dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, यही है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वो लाना है जो लिखा है वो, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू ए, नहीं उल्टा बोल दिया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स कुछ था ना, 4xy माइनस 1 2xy, ठीक है। वो लाना है इसको सॉल्व करके। अब आप बताओ इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन लग रही है आप लोगों को। जब डिसाइड कर लो मुझे बता देना, मुझे भी चला पता कौन सी फॉर्म लग रही है। वेरिएबल सेपरेबल, ये दिखने में भले ही कैसा हो, पहले इस वाली वैल्यू को पूरे को इधर माइनस में भेजें, फिर एक्स वाले एक तरफ और वाई वाले एक तरफ किया सकते हैं। चालू हो जाइए, ये आएगा तो इधर चला जाएगा ना, तो डी वाई के अपॉन में आएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, और ये आएगा अपॉन में, बताइए क्या सही है। फिर क्या करते थे हम लोग, कंप्लीटिंग द होल्स क्या लगा दूं, पहले यहां इंटीग्रेशन लगाऊं ना लगाऊं, अब लगाएंगे कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड इधर भी और इधर भी लगाइए। जैसा जैसा यहां चलेगा इंटीग्रेशन, देखो सेम है वाई में, वैसा वैसा यहां चलने वाला है एक्स में। ये फायदा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो y का कोफिशिएंट है 1, 1 का आधा 1/2 का स्क्वायर प्लस किया माइनस किया, ऐसा बनेगा क्या, एक माइनस का 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 बचा होगा, माइनस का प्लस का 1 यानी प्लस का 3/4, यानी √3/2 का स्क्वायर बचना चाहिए। और वही चीज इधर भी होनी चाहिए। ये फायदा है ना इस क्वेश्चन में, y वाली तरफ करते रहो सही सही, x वाली तरफ उतारते रहो, और अगर y वाला गलत हुआ तो x वाला अपने आप ही गलत हो जाएगा। फिर ध्यान रखना इस बात का जब उतार रहे हैं तो हम। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स। इस वाले को क्यों नहीं भूलते तुम लोग, जब वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है ना तो भूल जाते हो, इसे नहीं भूलते। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला भी है, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर में आता था पहले 1 अपॉन ए, 1 अपॉन में ये वाली वैल्यू, तो 1 अपॉन में ये लिखने का मतलब इसे लिख दूं उल्टा करके, tan इनवर्स ये अपॉन में ए भी जाता है ना, इधर भी ऐसे उतार दूं, अगर ये सही तो वो भी सही, और ये गलत तो वो भी गलत। बोले यहां तक ठीक। अब तुम्हारे हिसाब से कैसे होना चाहिए सिंप्लीफिकेशन, इसका एलसीएम लेके 2 2 काट देंगे, इसका एलसीएम लेके 2 2 काट देंगे, ये मत बोलना बस, वो तो कर ही लेंगे। उसके बाद एक काम बताओ, ये तो सबको बताया 2 2 कट्टे का एलसीएम लेके, यहाँ बाकी तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं tan इनवर्स को। आंसर में tan इनवर्स नहीं है, देखो आंसर में एक्स और वाई लिखे हुए बस, आंसर दिया है इस बार, पता है ना, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, वहां कहीं ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, यानी ये tan हटेंगे अभी। क्या लगता है किसी के दिमाग में आ रहा है कोई बात, इस वाली वैल्यू को पूरी को अगर हम पूरा इधर प्लस में ले आए, फॉर्मूला बन जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, ये वाली पूरी वैल्यू इधर आ जाए
तो दोनों के 2/√3 कॉमन ले लेंगे ना, तो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B बन जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में tan इनवर्स A प्लस B अपॉन में 1 माइनस AB वाला फॉर्मूला याद आ रहा है। तो इसको इधर लाते हैं और 2/√3 कॉमन ले लें, तो ये क्या बचेगा? अब बताओ एलसीएम लेके क्या बना होगा यहाँ पर? प्लस 2/√3 कॉमन लिया होगा ना हमने, तो ब्रैकेट बना लिया यहाँ पर। और यहाँ पर tan इनवर्स में क्या आया होगा? ब्रैकेट बंद बराबर C। बोलिए ठीक है ना। अब लगा सकते हैं यहाँ पर tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B वाला फॉर्मूला लगाएं। अब यहां तो जगह बची नहीं, वहां चलते हैं फिर। 2/√3 देखो, अब जितनी चीजें, जैसे हम लोग इस स्पेस में अपना वो भेजते हैं ना, अभी क्या भेजा था, वो नाम क्या था उसका, चंद्रयान-3 है ना। तो जब यहां से लॉन्च करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें जो उसे वहां तक ले जाने के लिए हेल्प करती हैं, और वो चीजें रास्ते में छूटती रहती हैं, स्पेस में मंडराती रहती हैं। यहां पर भी इस क्वेश्चन में हमने किया 2/√3 कॉमन लिया, हमें जरूरत किसकी है? तो ये फालतू चीज है, वो एक नया कांस्टेंट बनते रहेंगे, नए कांस्टेंट। वहां देखो ए लिखा हुआ ना प्रूफ दैट में, तो ये सारे कांस्टेंट अभी और भी जुड़ेंगे, फालतू चीजें अभी और भी इसमें से निकालते रहेंगे और उधर जोड़ते रहेंगे सी में बस हम। तो ये 2/√3 उधर भेजा तो √3 C/2 बन जाएगा। वो लिखते रहो, ऐसे लिखते रहो, बाद में एक नया ए दे देंगे नाम उसको, सारे कॉन्स्टेंट्स को। और यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देते हैं, ठीक है। और वो क्या आएगा? tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी ये प्लस ये 2y प्लस 1/√3 प्लस 2x प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस। इस लाइन से परेशान हूं मैं तो। बोलिए कुछ ऐसा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ए बी। थोड़ा भयानक हो गया ना क्वेश्चन। कोई और चीज मिली फालतू? tan इनवर्स कोई भेज दो अब उसके पास, वो tan बन जाएगा जाके। सब कांस्टेंट जुड़ते जा रहे हैं, वो नए 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 कांस्टेंट, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, इस वाले को मेनली। तो ये तो बन जाएगा क्या? 3। वो 3 एलसीएम लेने पर यहां आएगा, माइनस इन दोनों की इंटू होंगी, और जब इन दोनों का एलसीएम √3 लिया होगा तो उस √3 से अपॉन का 3 कटा होगा, एक √3 भी बचेगा नीचे, और सबसे नीचे वाला √3 सबसे ऊपर, यानी कि ये रहा वो √3। ऊपर क्या बचा होगा? 2y प्लस 1 अपॉन, ये टाइम तो उधर चला ही जाएगा, ये 3 यहां आया होगा, माइनस इनकी इंटू करें तो पहले क्या आएगा? 4xy माइनस का 2x माइनस का 2y माइनस 1। सोच के देखो, क्या ये सिंप्लीफाई होके ऐसे बनना चाहिए क्या? देखो जब तक हम इस स्टेप पे थे ना, सुनो, जब तक हम इस स्टेप पे थे, हमको इसको और अपने आंसर को देख के कुछ आइडिया नहीं लग रहा था कि आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जैसे हमने इसका एलसीएम लिया, ऊपर नीचे √3 काटे, कुछ ऐसी वैल्यू बन गई। लेकिन इसको देख के हमें लग रहा है आंसर जैसी, देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ऐसी ऐसी कुछ वैल्यू आंसर में है हमारी, देख पा रहे हैं? इसको देख के कोई आइडिया नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, ये स्टेप आया, अब लग रहा है कि हाँ है। अब इस √3 जो वैल्यू फालतू है उसे भी उधर भेज देते हैं, एक एक करके। देखो हर स्टेप में, यहां पर ये फालतू था, भेज दिया, वहां tan इनवर्स फालतू था, भेज दिया, अब √3 फालतू है, उसे भी भेज दिया। धीरे धीरे करके इधर वजन कम कर रहे हैं, उधर वजन बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। अब बताइए ये ऊपर वाली वैल्यू क्या बनी? 2x प्लस 2y प्लस अपॉन, नीचे बताओ 3 ये रहा, और माइनस का 1 ये रहा, 2 माइनस का 4xy माइनस का 2x माइनस 2y, और ये √3 गया था यहां पर,
देख लो कहां तो कांस्टेंट में केवल सी चल रहा था और कहां उसे बढ़ाते बढ़ाते हमने कितनी बड़ी वैल्यू कर दी वो। अब आपको लगता है कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है, तो ये टू कॉमन, यस, ऊपर से भी और नीचे से भी, और ये पूरी वैल्यू वाई, हाँ एक वाई है कहीं पर, ठीक है। और इस पूरी वैल्यू को ए लिख दो, कैपिटल ए। अब इस पूरी वैल्यू कैपिटल ए नया कांस्टेंट लिख दें, तो ए के इंटू में यहां पे क्या आया, 1 - 2xy, मैच करो, -x - y, ए के इंटू में यही तो है बस, आ गया आंसर। यानी ऊपर से 2 कॉमन लिया होगा तो बचा होगा x + y + 1 अपॉन में 1 - x - y बराबर a। सही है। और अभी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को ए के इंटू में भेज दो, वही चीज आ गई जो प्रूव करनी थी। यहां पे लिख देना वेयर ए इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू। ये बताओ कि ये वाला क्वेश्चन अच्छा था या फिर जो इससे पहले किया था वो ज्यादा अच्छा था? अच्छा, अच्छे की डेफिनेशन है मजेदार, जिसमें ज्यादा सोचना पड़ रहा है? मजा इसमें ही आया सबको? पिछला वाला कितने बच्चों को पिछला वाला अच्छा लगा? एक, हाँ। निधि कहां से कह रही टफ, हल्का शब्द है उसके लिए। इसमें कहा टफ है, कम्युनिटी नॉलेज का जो यहाँ चल रहा है वही यहाँ चल रहा। अच्छा, चलो, तो यहाँ पे तुमने लिख दिया ना, इसको उधर भेज के आंसर आ गया हमारा। 7th क्वेश्चन था ये शायद, कौन सा था? हाँ, चलिए अब जरा क्वेश्चन नंबर देखिए 12वां, इसको बैठा दो। एक ही बारी में हो गया ये क्वेश्चन तो, वो वाला तो एक बारी में हुआ भी नहीं था, मतलब बिना मिटाए। चलिए, लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग एक एक बार जरूर करना घर जाके, इन दोनों को बस। इस पूरे एक्सरसाइज के सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही दोनों है जो हमने अभी किए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन हल्के फुल्के हैं, ठीक है। जो 11वां क्वेश्चन बोलो, 11वां बोलो 12वां, जो 12वां क्वेश्चन मैंने बोला ना करने के लिए, वो दिखने में भले अजीब सा है लेकिन वैसे टफ नहीं है। वो उतारो जरा, क्वेश्चन को उतारिए 12वें को, और ये पता लगाने की कोशिश करें कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। क्या ये होमोजेनियस का हो सकता है? क्या ये होमोजेनियस का हो सकता है? हो सकता है। क्या सब लोग सहमत हैं नीतिकांक्षा से? है जी? क्या ये होमोजेनियस का हो सकता है? हे भगवान, हे भगवान, ये बालक बच्चे नादान हैं, इनकी रक्षा करो। अबे कुछ तो बोल दो, क्यों नहीं हो सकता होमोजेनियस का? पावर वाले होमोजेनियस में कहाँ होते हैं ई की पावर, वो भी -2√x। होमोजेनियस से सारे वो चल रहे हैं, तो y/x या फिर x³ वाले। पावर में अगर है तो x/y होना चाहिए ई की पावर में भी, क्योंकि आप चाह के भी ना पावर को x दे रखा है, और अपनी मेहनत से x/y बनाना इतना आसान नहीं है क्वेश्चन है पावर में। तो ई की पावर में वाले होमोजेनियस में नहीं होते, वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है उसमें। तो ले देके बचा लीनियर। बताओ क्या है ई की पावर में? हाँ, क्या? चलिए अब बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें इसकी इंटू एक बार इसमें करनी चाहिए? अगर ये डी एक्स ऊपर है तो आपको लगता है यहाँ पे कहीं अकेले में एक्स दिख रहा है जो हम dx/dy साथ में पी एक्स ला पाएंगे? इसकी इंटू इसमें करके तो वैसे भी नहीं होता है। तो फिर अलग अलग मैडम कैसे? उसको किसको, यहाँ पे दो चीजें हैं, इस पूरे को नीचे लाना आसान है या इस बेचारे को नीचे लाना आसान है? बेचारे को, बेचारे को ले जाना आसान है, क्योंकि जब ये नीचे जाएगा ना तो ये पलट जाएगा। ये कैसे पलटेगा, बीच में माइनस है, इसमें ये माइनस है, इसके पलटने का ऑप्शन तब आएगा जब ये बीच में होता माइनस, एलसीएम वगैरह हो रखे होते तो तब होता है। एलसीएम ले सकते हैं बस, हाँ एलसीएम ले सकते हो इसका, हाँ वैसे कर लो, हाँ इसका एलसीएम ले लो,
अब फिर से अपॉन में भेजो, फिर उल्टा करो इसे उसे, है ना। हम तो इसे dy को यहां और dx को यहां भेजना पसंद करेंगे, यानी क्या बचेगा ये dy बाई डी एक्स इक्वल में e की पावर में माइनस का 2√x। अब आपको लगता है लीनियर वाली फॉर्म बनी? देखो y ऊपर है तो यहां भी देखो ये रहा y ऊपर, ले आए लेफ्ट साइड में, क्या ये बन गई लीनियर फॉर्म? तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से, और q? करो सॉल्व। हाँ जी, तो आई एफ जो कि आया होगा e की पावर में p dx, p था हमारा ये 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x प्लस का आई एफ आ गया। उसके बाद अगर हमने लिखा हो देन सॉल्यूशन इज y इंटू आई एफ, यानी e की पावर में 2√x इज इक्वल टू इंटीग्रल में q, ये e की पावर में माइनस का 2√x अपॉन में √x इंटू आई एफ e की पावर में 2√x। बड़ी खुशी मिलेगी ना जब कट गए होंगे, जब दिखने में क्वेश्चन बड़ा भयानक सा है ये, और यहां पर आके दोनों वाली कट जाती हैं ये, ठीक है ना। और 1/√x का इंटीग्रेशन है ना, आसान था क्वेश्चन। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से, है ना, हमने मिसलेनियस खत्म कर ली। एक पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन बचा है बस, और वो पॉपुलेशन वाला जो है ना, वो बिल्कुल बैक्टीरिया वाले की तरह है। कैसे, अगली क्लास में बताऊंगा, जब आप लोग मेरे से इसकी समस्याएं पूछोगे ना मिसलेनियस की, क्वेश्चन नंबर लिखवाओगे अपने, तब। तो आज के लिए होमवर्क क्या है हमारे पास, मिसलेनियस के सारे एग्जाम्पल निपटाने हैं। वो पहला वाला जरूर करना है। पहला वाला एग्जाम्पल ये मान के चलो एक्सरसाइज का है, मतलब मिसलेनियस का है। अगर दे दिया ना उन्होंने एग्जाम में, तो घूमते रह जाओगे, चॉइस भी ना दे तो बस 5 नंबर का एक क्वेश्चन डाल दे वो वाला। कहने को एनसीईआरटी का पेपर था, टफ भी नहीं बोल सकता कोई। हाँ, बस यही बोलते रहेंगे सब, यार ये एनसीईआरटी का दिया है, ऐसे इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया ये तो गलत बात है। फिर ये कोसते रहोगे सीबीएसई को, ऐसे थोड़ी होता है, इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी देते हैं। देखो दो ही ऑप्शन है पेपर को टफ करने के, पेपर को टफ करने के दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो पेपर आउटसाइड द सिलेबस कर दो, या फिर इनसाइड द सिलेबस करो लेकिन लंबे लंबे क्वेश्चन डाल दो। अपना भी पेपर इतना लेंदी हो जाएगा कि बच्चे पूरे कर ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन, सारे एनसीईआरटी के, लेकिन सारे लंबे लंबे क्वेश्चन डाल दो एनसीईआरटी के, पेपर अपने आप लेंदी हो जाएगा, छूट जाएगा, गिने चुने बच्चों का पूरा होगा पेपर फिर। अब तुम देख लो किस तरह से तुम चाहते हो, सारे एनसीईआरटी के आए तब माथा पकड़ के रो कि पूरा नहीं हो पाया, या पूरा पेपर बाहर का आ जाए तब रो, सारा बाहर का दे दिया इन्होंने तो, एनसीईआरटी तो कुछ भी नहीं दिया। अरे यार थोड़ा अंदर का थोड़ा बाहर का, अब फिर रो, यार दो ही क्वेश्चन तो बाहर के आए थे वो भी नहीं हुए। रोना तो है ही, रोना तो है ही। हाँ, एडिशनल भी करेंगे, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद जो 4 चैप्टर बचेंगे ना हमारे, वेक्टर 3D एलपी प्रोबेबिलिटी, उनमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, बड़े बढ़िया बढ़िया है और जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का होमवर्क सबको पता है ना, बंद कर दें क्लास, टाइम है वैसे अभी, लेकिन यही है कि हैं सारे एमसीक्यू भी करने हैं, पेपर में एमसीक्यू भी आ रहे हैं अब। तुम्हें वो क्वेश्चन ध्यान है बैक्टीरिया वाला, उस क्वेश्चन ने पता क्या बोला था, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, जो पिछले एक्सरसाइज में किया था। तो रेट ऑफ ग्रोथ को हमने डी एन बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर लिखा था। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला उसने, देखो रेट ऑफ ग्रोथ है क्या इस बार, प्रोपोर्शनली एट द रेट नंबर, वही चीज हो गई ना फिर से। तो इसमें इसको हटा के हम, ये है 15,
डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू, फिर हम इसे के एन करते थे, एन को नीचे लगा के डी टी को उधर करके इंटीग्रेशन करते थे, इक्वेशन बनती थी। फिर हम टाइम 0 लिया करते थे इनिशियली। बैक्टीरिया वाले में बैक्टीरिया काउंट 1 लाख था इनिशियली, तो जब टी को 0 लिया था एन 1 लाख लेते थे हम उसमें। यहाँ पे नहीं करेंगे ऐसा, क्यों? क्योंकि यहां पर हमको टाइम 0 या फिर इनिशियली की बात ही नहीं करी। वहां दे रखे हैं साल 1999। शुरुआत कहां से करी? 1999 से। यहाँ 99 में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 20,000। तो अगर आप 1999 को टाइम 0 ले लो, सोच के देखना ओ कन्याओं, अगर इसको टाइम 0 ले लो आप, ठीक है, तो जो 2000 इसके बाद क्या है? 2005 4, क्या 2004 अपने आप टी इक्वल टू 5 नहीं बन जाएगा? सोचो, क्या 2009 अपने आप टी 10 नहीं बन जाएगा? फिर भाई यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। जब टाइम 0 था तो हमको जो नंबर है ना वो 20,000 दे रखा है। 2004 में कितनी है पॉपुलेशन? 25। तो यानी टी इक्वल टू 5 पे एन कितना है, और इस पे एन की वैल्यू हमको बतानी है। बन गया ना क्वेश्चन वैसा ही बैक्टीरिया वाला, बस इस वाली वैल्यूज को टाइम 0, 5 और 10 लेके चलना है। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सारा बैक्टीरिया वाले की तरह होगा। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी होगी ना हमारी, उसमें एन आया होगा, के आया होगा, सी आया होगा और टी आया होगा। तो जो 1999 में पॉपुलेशन हमको इतनी दी थी, तो हम उसे टी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे टाइम को 1999 को? तो हमने इनिशियली मान लिया उसको, इनिशियली यानी टाइम 0 पर। जब काउंटिंग 99 में शुरू करेंगे तो टाइम 0 मान सकते हैं ना उसको। और फिर 5 साल बाद में आएगा 2004, तो टी 5 माना जाएगा उसके लिए। बीच नहीं, यहां से काउंट कर 0 से, तो यहां तक 10 ही आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन इसलिए अलग है, बाकी वैसे अलग नहीं है इसमें, बिल्कुल बैक्टीरिया वाले की तरह है। बस ये चीज देके इसे मिसलेनियस का बना दिया क्वेश्चन। हो जाएगा ना? तो अब आपको एक्सरसाइज पूरी करनी है सबको। जो जो क्वेश्चन नहीं होंगे वो डाउट अगली बार पूछेंगे। ठीक है, बंद कर दे क्लास।